नमस्कार दोस्तों। विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी दोनों के ज़बरदस्त फॉलोअर्स हैं। दोनों अच्छा काम भी करते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की परतें उतार रहे हैं। मामला बहुत गंभीर हो गया है। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अब लीगलिटीज़ तक पहुंच गया है और यहाँ पर बड़ा नुकसान विवेक बिंद्रा का दिखाई पड़ता है क्योंकि उनकी तो पूरा बिजनेस मॉडल या लीगल एक्शंस जो हैं उनके खिलाफ ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसी आशंका दिखाई पड़ती है। जो कॉन्फिडेंस संदीप माहेश्वरी दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो अ, तमाम लोगों से एफआईआर करने को कह रहे हैं। उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑन करने की बात कही अपने चैनल की और ये पहली बार है, इतने सालों से वो वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, उनकी एक पॉलिसी थी। लेकिन अब लीगलिटीज़ के लिए, लीगल एक्शंस के लिए जो भी पैसा चाहिए होगा, वो मोनेटाइजेशन ऑन करके अपने चैनल से वो पैसा लेंगे। इस तरह की बात भी उन्होंने कही अपने वीडियो में। शुरुआत दरअसल एक ऐसे वीडियो से हुई थी जिसमें एक बच्चा है, वो अपनी कुछ परेशानी बताता है, एमएलएम के बारे में बताता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताता है। मैंने एक वीडियो और बनाया है इसके विषय में। लेकिन अब मामला बिल्कुल अलग हो गया है। अब ये बहुत पर्सनल दिखाई देता है। जैसे आमने-सामने आके एक रंजिश की भूमिका में 2 बड़े समझदार लोग दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल समझदारी का विषय नहीं है। हाँ, जैसा संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि अवेयर करने की ज़रूरत है, कुछ गलत हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, किया जाना चाहिए। विवेक बिंद्रा दूसरी तरफ कहते हैं कि ये भी वो सारे काम करते हैं, ये भी महँगी सस्ती चीज़ों को महँगी दरों पर बेचते हैं। इमेजेस बाज़ार उनका अपना काम है तस्वीरों का, काफ़ी अच्छा काम है, बड़ा यूनिक काम है और ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं दिखाई देता कि वो तस्वीरें कितने में बेचते हैं। अब यहाँ पर आरबीआई की गाइडलाइंस और बाकी चीज़ें लेकर संदीप माहेश्वरी उपस्थित होते हैं और वो बताते हैं कि भैया ये कितना बड़ा स्कैम है, स्कैम क्यों है ये? तो वो उसको समझाने की बाकायदा कोशिश करते हैं। स्टॉप विवेक बिंद्रा हैशटैग को वो अब एक तरीके से प्रमोट करवा रहे हैं या ट्रोल होंगे अब विवेक बिंद्रा, ये भी बहुत साफ है। विवेक बिंद्रा को भी एक मौका मिला, वो अपनी सफाई रख रहे हैं, उनके भी चाहने वाले हैं, उनके कोर्सेज़ हैं। वो प्राइवेट ऐप पर ज़्यादा बोलते हैं, यूट्यूब पर अब कम आते हैं, लेकिन अब उनको आना पड़ा दोबारा। एक बात तो बहुत साफ है, इस पूरी लड़ाई में विवेक बिंद्रा का बड़ा नुकसान दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, डरे हुए भी विवेक बिंद्रा दिखाई पड़ते हैं। तीसरी बड़ी बात, एक गलती है कि हमने वो बिज़नेस पहले ही बंद कर दिया। आप विवेक बिंद्रा को गौर से सुनें, वो किसी ऐसे बिज़नेस की बात कर रहे हैं जो उनको भी ठीक नहीं लगा। उन्हीं का शुरू किया हुआ बिज़नेस, उनको भी ठीक नहीं लगा और उन्होंने उसको बाद में किसी विरोध की वजह से बंद कर दिया। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो तो हम पहले ही बंद कर चुके हैं और किसी का दिल दुखा हो तो हम हाथ जोड़कर माफ़ी माँगते हैं। ये बात अपने आप में बताती है कि विवेक बिंद्रा इस मामले में बुरी तरह से उलझे हुए दिखाई देते हैं। कम से कम उनके वीडियो से ये बात पता लगती है। आने वाले दिनों में अगर वो इस पर और कोई स्पष्टीकरण देंगे या हमारे जैसे किसी व्यक्ति की बात को सुनकर भी उनके ज़हन में आएगा कि इस पर भी कोई सब बात कहनी चाहिए। धारा प्रवाह बोलते हैं, लगातार बोलते हैं तो कई ऐसी बातें बोल जाते हैं जो शायद बात जो छोड़ी जा सकती थी, उनको भी एहसास होता होगा। ये आमतौर पर होता है। ऑन दी अदर हैंड संदीप माहेश्वरी का बड़ा बैलेंस तरीका है। इस मामले में समझदार मानता हूँ मैं उनको। वो छात्रों से बुलवाते हैं, खुद उस पर रिएक्ट करते हैं और कई बार सब्सटेंशिएट करते हैं कि अगर कोई सही भाषा में या सही तरीके से बात नहीं रख पा रहा है, तो वो कहते हैं कि आप ऐसा तो नहीं कहना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बात कह भी दी, कहलवा भी दी, लेकिन कहीं भी खुद सामने नहीं आए और एक विराम भी मिल गया। विवेक बिंद्रा कहते हैं कि एडिटेड वर्जन डाला गया है उनकी बातचीत का। वहाँ पर जो बच्चे उपस्थित थे उन्होंने उनकी तारीफ भी की, लेकिन उनको एडिट कर दिया गया। ये अंदर की बात है। उनका कहना है कि लीड कर रहे थे, जिस तरह के नैरेटिव को सेट करना चाहते थे उस दिशा में पूरी बातचीत को ले गए। ये सारी बातें ठीक भी दिखाई पड़ती है, लेकिन जो नैरेटिव बनाया गया, जो बात कहने की कोशिश की जा रही थी, क्या वो सही है? सारी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन अगर एक बात गलत है और उतनी ही गंभीरता से गलत है जितनी गंभीरता से संदीप माहेश्वरी अपने वीडियो में बताते हैं, तो ये ट्रबलसम है विवेक बिंद्रा के लिए। विवेक बिंद्रा का करियर जो है वो यूट्यूब का, मैं जितना जानता हूँ उनको यूट्यूब, आप में से भी बहुत सारे लोग उनको यूट्यूब की वजह से जानते होंगे। फिर बाद में लोगों को पता लगा कि वो बिज़नेस मोटिवेटर बनकर बिज़नेस लोगों का डेवलप करवा रहे हैं, लोगों के स्टार्टअप्स में उनका सहयोग कर रहे हैं और इसके बदले में ठीक-ठाक पैसा ले रहे हैं। विवेक बिंद्रा कहते हैं कि कंसल्टेशन का पैसा तो संदीप माहेश्वरी भी लेते हैं।
अब जैसे ये कागज़ लेकर आए हैं, आने वाले दिनों में आप वीडियोज़ देखेंगे कि सोशल मीडिया पर इस तरह की और बातचीत या यूट्यूब पर इस तरह की और बातचीत और वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। एक बात बहुत स्पष्ट है, विवेक बिंद्रा अपने वीडियो में बुरी तरह से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे एक बार बुला तो लेते, मुझे एक बार साथ में बैठा तो लेते, दूसरा पक्ष भी जानना चाहिए था। जो काम पहले ही बंद कर दिया उसके बारे में आपने बात कही। अगर किसी का दिल दुखा हो तो हम माफ़ी माँगते हैं, हम सबके पैसे लौटाते हैं, जैसी बातें कहकर उन्होंने बहुत सारे सवाल खुद के वीडियो से खड़े कर दिए। संदीप माहेश्वरी को जो चीज़ें बुरी लगी हैं और जो उनका डर देखने को मिल रहा है वो है, उन्होंने फिर कम्युनिटी में 3 सवाल डाले। इन 3 सवालों में आखिरी सवाल ये है, मतलब 2 उनकी 3 मिस्टेक्स बताई हैं, सवाल नहीं मिस्टेक्स बताई हैं विवेक बिंद्रा की, कि उन्होंने क्या-क्या मिस्टेक्स की हैं। पहले तो ये कि जिस वीडियो से शुरुआत हुई थी उस वीडियो में कहीं विवेक बिंद्रा का नाम नहीं था, उनको इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था अगर वो इससे अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं मानते थे तो, बात ठीक भी है। कई लोग इस बात को लिख रहे हैं। खुद विवेक बिंद्रा के वीडियो पर ये कमेंट्स जो है मैं पढ़ रहा था, बहुत सारे दर्शकों के आ रहे थे कि अगर आपका नाम नहीं लिया था तो आपको मिर्ची क्यों लगी है, इस तरह की बातें। आपको पता है यूट्यूब पर आप लोग भी मेरे वीडियोस पर भी कई बार इस तरह की टिप्पणियाँ करते हैं। ठीक है, वेलकम, वो चलता है। आप सबके अपने मनोभाव होते हैं, अपनी समझ का स्तर होता है। खैर, विषयांतर ना हो इसलिए एक बार दोबारा बात पर लौटिए। विवेक बिंद्रा ने दूसरी मिस्टेक ये की कि किसी को संदीप माहेश्वरी के घर भेजा और उनसे मिलने का प्रयास किया। ये बात खुद संदीप माहेश्वरी ने इसका खुलासा किया है। ये मिस्टेक दिखाई भी पड़ती है। संदीप माहेश्वरी लिख रहे हैं कि ना आप मेरे दोस्त हैं, ना आप मेरे दुश्मन हैं। एक बार जीवन में आपसे मिला हूँ जब मेरी टीम ने आपको इनवाइट किया था। दरअसल वो कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने पास बुलाकर उनके साथ में प्रोग्राम कर रहे थे। वो ये बात सही है। अब विवेक बिंद्रा करेंगे आपके वीडियोज़ नहीं चल रहे थे इसलिए आपने इस तरह का प्रयास किया है। और यूट्यूब में आपको पता है रोज़ नए-नए स्टार्स बनते हैं, पुराने स्टार्स बिखर जाते हैं। ये बात भी सही है कि संदीप माहेश्वरी ऐसे स्टार नहीं हैं, वो तो एक सूरज की तरह चमक रहे हैं अब यूट्यूब में। 28 मिलियन से ज़्यादा शायद उनके सब्सक्राइबर हैं। कुछ यही स्थिति विवेक बिंद्रा की, 22 मिलियन के आसपास उनके भी सब्सक्राइबर हैं। ये लोग अब यूट्यूब के मॉडल से बहुत ऊपर उठ गए हैं। ये जैसा मोनेटाइजेशन आपका होता है, कोई 40,000, 50,000, 10,000, 20,000, लाख रुपया, इस तरीके से अलग-अलग लोग यूट्यूब से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। ये लोग उससे बहुत आगे निकल गए। संदीप माहेश्वरी यूट्यूब से पैसा कमाते नहीं हैं, जैसा उन्होंने इस बात को काफ़ी प्रमोट भी किया है। इसको वो अपनी शान भी मानते हैं। होना भी चाहिए। ऐसा किसी के पास इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस हो और वो करोड़ों रुपए कमा सकता हो कुछ महीनों में और वो ना कमा रहा हो तो वो अपना इमेजेस बाज़ार का काम करते हैं। अच्छा काम है। मैं इमेजेस बाज़ार के बारे में जानता हूँ। मैं खुद उसका एक मॉडल भी रहा हूँ, तो मुझे ये जानकारी है कि एक बहुत ही अच्छा मॉडल है और एक युवा एंटरप्रेन्योर के नाते संदीप माहेश्वरी ने बड़ा अच्छा काम किया। तीसरी मिस्टेक जो वो कहते हैं वो संदीप माहेश्वरी का डर दिखाती है। वो कहते हैं तीसरी मिस्टेक विवेक बिंद्रा की वो है जो वो करने जा रहे हैं। लिखा नहीं है कुछ क्या। विवेक बिंद्रा क्योंकि कहते हैं अब देखना 7 दिनों में मैं क्या करता हूँ। दोनों ही बिल्कुल आपस में बात कर रहे हैं। इसका आपसे कोई लेना-देना नहीं। आपको सस्पेंस में रखते हुए देखना मैं क्या करता हूँ और जो करने जा रहे हो वो बड़ी गलती है। दोनों ही चीज़ें ये बताती हैं कि ये कुछ हथियार निकालना चाहते हैं और ये हो सकता है कि उससे भयग्रस्त हों, ना भी हों, क्योंकि भयग्रस्त होते तो फिर आपस में बात करते। उन्होंने तो खुलकर युवाओं से एफआईआर करने आदि इत्यादि की बात कही है, हैशटैग को ट्रेंड कराने की बात कही है। ये बात समझ में आती है कि विवेक बिंद्रा इसको आगे कैसे ले जाएँगे, इसकी बहुत ज़्यादा चिंता संदीप माहेश्वरी नहीं कर रहे हैं। फिर भी जब वो तीसरी मिस्टेक लिखते हैं कि आप करने वाले हैं तीसरी मिस्टेक, इमैच्योर, तो ये कुछ बातें हैं जो ये बताती हैं कि दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें सिर्फ़ सामान्य नहीं है, ये सिर्फ़ जनता के हित तक सीमित बात नहीं है, ये उससे आगे की बात है। उससे आगे की बात ये इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि यहाँ पर बात सब्सक्रिप्शन बेस की भी है, यहाँ पर बात यूट्यूब कम्युनिटी की भी है, यहाँ पर बात ये भी है कि किस तरीके से ज़्यादा एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट किया जाए। पर्टिकुलर मार्केट क्या है? युवाओं का एक बहुत बड़ा मार्केट है और युवाओं का ये हमेशा से रहा है। भारत सबसे युवा आबादी का देश है और इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोज़गारी। बेरोज़गारी
से निजात पाने के लिए मैंने एक किताब भी लिखी है, इनोवेट इंडिया रोड मैप फॉर आत्मनिर्भर भारत। ब्लूम्सबरी ने उसको प्रकाशित किया है। कभी आपको मौका मिले, आपको लगता हो ये बड़े-बड़े लोगों को सुनने के साथ-साथ में कभी पुस्तक पढ़ने का मन करे तो उसको पढ़ सकते हैं। अमेज़न आदि इत्यादि पर वो उपलब्ध है। ब्लूम्सबरी अच्छे पब्लिशर हैं। खैर, विषय पर लौटते हैं। तो वहाँ पर मेरा भी कंसर्न एक लेखक के नाते यही था कि युवाओं को अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत सारी मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए खुद को तैयार कैसे किया जाए? अब ये तैयारी जो है ये दिशा निर्देश से मिलती है। कहीं भी आपको कोई हर कोई तो एमबीए कर नहीं पाता है। स्कूलों में, कॉलेजेस में फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो ज़ीरो है लगभग। हमको खुद नहीं, मैंने अपना डॉक्टरेट अपनी पीएचडी की मास कम्युनिकेशन में, फिर मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो मेरे इस पूरे दौर में मुझे सिर्फ अपने करियर के दौरान 25 साल के पत्रकारिता के करियर के दौरान ही सीखने को मिला, जितना समझ पाया। पर वो पर्याप्त नहीं है। 25 साल काम करने के बाद भी मुझे लगता है कि जो मेरी फाइनेंशियल एजुकेशन है वो पर्याप्त नहीं है। ये जो खालीपन है, इसको दूर करने का काम बहुत से ऐसे लोग करते हैं जो इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं, लेकिन फिर उसको कोर्स के लेवल पर ले जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की तरह उस कोर्स को बेचा जाता है। विश्वास करिए, किसी किताब को पढ़ने से, किसी कोर्स को पढ़ने से आप कभी भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहे। ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं, इनकी अपनी आवश्यकता है, इनके अपने फ़ायदे भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो एक हिस्सा है और बहुत छोटा हिस्सा है। इन्हें आप कुछ जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं। असली चीज़ है प्रैक्टिकली आपने कितना आज़माया है, कितना उनकी बारीकियों को सीखा है। जो एमबीए भी करते हैं, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, वो भी इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप करने के बाद छोटे-छोटे लेवल पर जॉब्स करते हैं। फिर उनको जब रियलाइज़ होता है कि नहीं हम एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं। इस बात को इसलिए समझिए कि कोई भी एंटरप्रेन्योर वो ऐसे नहीं बन सकता है कि किसी दूसरे को बिज़नेस करता हुआ देखकर या किसी की बात सुनकर वो भी बिज़नेसमैन बन जाए। बिज़नेस के अपने उसूल होते हैं। हम छोटी-छोटी स्किल्स को सीखेंगे। उदाहरण के लिए ड्राइविंग आप सीखते हैं। तो ड्राइविंग ऐसा नहीं है कि आपने कोई किताब पढ़ी, किसी का वीडियो देखा। देखते हैं लोग, स्विमिंग के लिए देखते हैं, ड्राइविंग के लिए देखते हैं, लेकिन उससे थोड़ी हेल्प मिलती है। बस उतनी ही हेल्प आपको यहाँ बिज़नेस में मिलने वाली है। जब तक खुद गाड़ी पर नहीं बैठेंगे, जब तक एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच इनको नहीं समझेंगे, जब तक स्टीयरिंग को नहीं समझेंगे, और फिर सबसे बड़ी बात उस ट्रैफ़िक में नहीं उतरेंगे, जहाँ पर गाड़ी को बचाते हुए आपको निकालना है, तब तक आप ड्राइविंग नहीं सीख पाएँगे। फिर कुछ दिन लगते हैं आप जब आप धीरे-धीरे गाड़ी चलाते हैं। फिर कुछ दिन लगते हैं जब आप ट्रैफ़िक में निकलते हैं। बिल्कुल इस उदाहरण को समझिए बिज़नेस के संदर्भ में भी। अब मैं आपको कोई वीडियो बना के दिखाऊँ, मैं बहुत सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ और ये ड्राइविंग का वीडियो मैं आपको दिखाऊँ, तो क्या आपको लगता है कि आप ड्राइव करना जो है वो सीख जाएँगे? मैं स्विमिंग भी करता हूँ, स्विमिंग सीखने में मुझे बहुत समय लगा, बड़ी उम्र में मैंने स्विमिंग सीखी, अपने बेटे के साथ सीखी। अब मैं आपको स्विमिंग के ऊपर कोई वीडियो बताऊँ या आपको बताऊँ कि आप बबल कैसे कर सकते हैं, आप फ्लोट कैसे कर सकते हैं, तो आपको थोड़ी मदद मिलेगी। तब जबकि आप पूल में जाकर या किसी भी जगह पर जाकर खुद उसके प्रयास कर रहे होंगे, तो उन ट्रिक्स को आज़मा सकते हैं। लेकिन उतरना तो पड़ेगा मैदान में। सिर्फ़ वीडियो सुनने से, किसी की क्लास अटेंड करने से आप लाखों करोड़ों के आदमी नहीं बन जाएँगे। ये बात महत्वपूर्ण थी, ये इसलिए मैंने साथ में जोड़ दी क्योंकि जैसे माहेश्वरी जी को ज़िम्मेदारी लग रही, तो मुझे भी ज़िम्मेदारी लगी कि सिर्फ़ सुनने से और मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। कुछ देर आप उस तरीके की, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ, तो आप कुछ देर तक उस तरीके से सोचने लगते हैं, जैसे सामने वाला एक कामयाब व्यक्ति सोच रहा है। लेकिन इससे आप कामयाब नहीं हो जाते हैं, क्योंकि दोबारा जब आप उस मोटिवेशन को सुनना बंद करते हैं, तो आप उसी अवस्था में होते हैं, जिस अवस्था में उस मोटिवेशन को सुनने के पहले थे। कुछ देर तक खुमारी रहती है उसकी। मूल मुद्दा ये है कि यहाँ पर ये जो लड़ाई चल रही है इनकी आपस की है, इनके अपने करियर की है। ईगो की भी लड़ाई हो सकती है। अब संदीप माहेश्वरी को अचानक जागरूकता की बात जो है वो विवेक बिंद्रा के बारे में कैसे समझ में, एक पत्रकार के नाते मैं जानता हूँ कितने स्कैम्स जो हैं वो सामने आए, कितने स्कैम्स के बारे में हमने बात की, कई चीज़ों को मैंने रखा, कई चीज़ों को हम स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए रखते हैं, कई चीज़ों को हम जब वो हो जाती हैं, जब कोई कार्रवाई हो जाती है तो उसके बाद उसको अनफ़ोल्ड कर देते हैं। महादेव बैटिंग ऐप जैसे छत्तीसगढ़ में अभी हाल में आपने देखा था एक बड़ा स्कैम हुआ, उसमें पॉलिटिशियंस भी कटघरे में आए, लेकिन ये तब जब सब सारी कार्रवाइयाँ होने लगी तो वो खबरें हमने आपके सामने रखी।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई और स्कैम नहीं हो रहा है, युवाओं के लिए कोई और भटकाव नहीं है, छोटे-बड़े स्तर पर बहुत कुछ हो रहा है। तो ये जागरूकता का विषय सिर्फ़ विवेक बिंद्रा तक सीमित है या वो बहुत ही उनका स्कैम बड़ा लगता है, मुझे तो नहीं पचता, पर मैं आपके कमेंट और आपकी टिप्पणियाँ चाहूँगा। अच्छा है लेकिन स्कैम कोई कोई भी हो अगर उसको कथित तौर पर स्कैम कहा जा रहा है और अगर वो सचमुच है तो देखिए मैं फिर से स्पष्ट कर दूँ, विवेक बिंद्रा जो कुछ कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने खुद बताया अपने वीडियो में, किस तरह बड़ी एजेंसियों का सहारा लेते हैं, किस तरीके से वेल बैलेंस्ड ऑर्गेनाइज़ेशन उन्होंने बनाई है, कई दफ़्तर डाले हैं, उनके अपने कर्मचारी हैं, उनको कैसे सैलरीज़ देते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्पष्टता से रखी हैं और इसको वेलकम करना चाहिए। तो यानी वो बताना चाह रहे हैं कि उनका बिज़नेस मॉडल जो है वो बड़ा पुख्ता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई भी स्कैम जो है वो ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं बन जाता है। और दूसरी बड़ी बात कि एजेंसीज़ जो हैं वो पूरी तरह से मुँह फेरे बैठे हैं या उनको इसकी जानकारी या भनक नहीं लगेगी, ये भी ठीक नहीं है। प्रॉपर ऑडिट होता है, जानकारियाँ होती हैं। हाँ, कंप्लेंट्स होती हैं, कंज़्यूमर कंप्लेंट्स बड़ी-बड़ी कंपनियों के खिलाफ होती हैं, तो हो सकता है कि कुछ कंप्लेंट्स उनके खिलाफ हों। फिर भी विवेक बिंद्रा जिस तरीके से आए मुझे ऐसा लगा, ये मेरा अपना अपनी निजी राय भी मुझे स्वतंत्रता है क्योंकि वो रखने की। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे डरे हुए लगे। मुझे डरने की कोई वजह समझ में नहीं आई अनटिल एंड अनलेस उनका वीडियो नहीं आया था जब तक तो। वो काफ़ी डरे हुए दिखाई दिए। संदीप माहेश्वरी ऑन द कॉन्ट्ररी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि विवेक बिंद्रा की कोई कमज़ोर नब्ज़ उनके हाथ में आ गई है, जो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। खैर, इसमें लीगैलिटीज़ क्या होंगी, ये देखने वाली बात है। इन दोनों का निजी तौर पर क्या फ़ायदा होगा? क्या संदीप माहेश्वरी के फ़ॉलोअर्स बढ़ जाएँगे? क्या मोनेटाइज़ेशन करने का उनको एक अवसर मिल जाएगा, जिससे वो बहुत समय से रुके हुए थे? उन पर एक दबाव भी था, उनको लगता भी है क्योंकि वो जितना अपने बिज़नेस से कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा वो यूट्यूब से कमा सकते थे या यूट्यूब से कमा सकते हैं और बहुत मुमकिन है कि वो और भी ज़्यादा इन चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। जैसे विवेक बिंद्रा कह रहे थे कि मैं कंसल्टेशन का ये चार्ज लेता हूँ, तो आप भी कंसल्टेशन का बहुत उन्होंने तो बड़े हाई चार्जेस बताए, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, बस विवेक बिंद्रा ने कहा इसलिए वो फिगर्स आए हमारे सामने कि आप अगर किसी के पास पर्सनली जाकर कोचिंग देते हैं, तो काफ़ी पैसा लेते हैं, पर्सनली किसी को अपने दफ़्तर बुलाकर कोचिंग देते हैं, तो बहुत पैसा लेते हैं। होता भी होगा, लेना भी चाहिए, सब है, मैं भी कहीं लेक्चर देने जाता हूँ, तो मैं हालाँकि उतना पैसा नहीं मिलता जितना कोट किया गया था, लेकिन जो कुछ मिलता है वो आजीविका का साधन होता है। पत्रकारिता करते हैं तो भी धन लेते हैं, तो सब धन लेते हैं। अब कितना लेते हैं वो अपनी कैपेसिटी और मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, लेकिन जिस तरह की बातचीत हो रही है, और जैसे विवेक बिंद्रा ने इस विषय को रखा है, उससे मुझे ये निजी लड़ाई ज़्यादा लग रही है। इसमें किसका नफ़ा-नुकसान होगा, ये आने वाला समय बताएगा। आप सतर्क रहें।